बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक धुंध वाली सुबह से हम आपका आज खुशामदीद करते हैं। इतनी धुंध, इतनी फॉग और सर्दी, मुझे अभी भी लग रही है सीरियसली। तुम्हारी आवाज में कपकपाहट आई हुई है। तो बहुत सर्दी हुई है ज्यादा, और कल मैक्सिमम टेम्परेचर लाहौर का जो है वो 14 डिग्री था, जिसका मतलब इस्लामाबाद में उससे भी कम होगा। तो 14 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर, 5 डिग्री था। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, फॉग बहुत ज़्यादा थी। ऑपरेशन जो है वो फ्लाइट के वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, सियालकोट एयरपोर्ट पे वो तकरीबन इस वक्त मनसूख है। बहुत कम फ्लाइटें आ जा रही हैं। दोपहर का 1 आध घंटा होता है जिसमें तकरीबन फ्लाइट चलती है। और भेरा तक लाहौर से मोटरवे बंद की हुई है। बिल्कुल। और नेशनल हाईवे पे कल भी हमने आपसे बात की थी कि जब आप नेशनल हाईवे पे जाएं तो बड़ी एहतियात से चलाएं, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। और गैर जरूरी सफर से भी इज्तनाब करें, और इसके साथ साथ फॉग लाइट्स का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। दूसरा, मुख्तार ड्राइविंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन चीजों का ख्याल रखें। और दूसरा, जहां पर आपने फ्लाइट ऑपरेशन की बात की, तो रेलवे का निजाम और वो वाला ऑपरेशन भी जो है वो काफी ज्यादा मुतासर है। जो कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें हैं वो अभी उस हवाले से कोई भी जो है ट्रेन नहीं चल रही, क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा है। बट हम हरमीत का रुख कर लेते हैं जरा। आज और उसने दस्तार किस रंग की पहनी हुई आज। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। और दोनों तरफ मौसम की बात चल रही है। तो कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी इस्लामाबाद में, बट आज अगर हम देखें तो बहुत जबरदस्त किस्म की धूप है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मामलात ऐसा है कि मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से जो IC का इजलास है 19 को होगा, तो उसके हवाले से भी बड़ी तेजी से मामला चल रहे हैं। हर जगह जो है ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो काफ़ी चेंज कर दिया गया। मुख्तलिफ एरियाज जो है, कुछ रोड जो है रेड जोन की तरह, वो भी बंद कर दिए गए हैं। बहुत अरसे बाद, साल के बाद ये OIC का इजलास होने जा रहा है। इस पे आज हमने बात भी करनी है, इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। मेरे ख्याल में चलते हैं रन डाउन की तरफ। रोमा से जरा रिक्वेस्ट करें कि हमें रन डाउन रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। चले जी, रन डाउन अपने व्यूअर्स के साथ, अपने को होस्ट के साथ भी शेयर कर देते हैं जनाब। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज होगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड ये है रऊफ साहब के आइंदा आम इंतखाबात जो होने वाले हैं उसके बारे में जो फैक्ट्स और फिगर्स सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा महंगे तरीन इंतखाबात होंगे। अच्छा, मैं देख रही थी 2018 के इंतखाबात के बारे में भी यही बातें कही जाती थी, बट ये वाले जो इंतखाबात है वो 1000 गुना ज्यादा इन पर लागू है। 1000 गुना ज्यादा। मतलब वही मैं पढ़ रहा था, 424 अरब रुपए तकरीबन। बिल्कुल, 424 अरब रुपए के कुछ फिगर्स हैं जो सामने आ रहे हैं। इस पर आगे चलकर हमने डिस्कशन भी करनी है। फिर उसके बाद जिस तरह से भी हम जिक्र भी कर रहे थे, OIC के 17वें वज़रा ख़ारजा के खुसूसी इजलास की मेजबानी पाकिस्तान 19 दिसंबर को करेगा। इस हवाले से मुस्लिम दुनिया के जो वज़रा ख़ारजा हैं वो शहर इक़्तिदार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा, और इस वक्त जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है इंटरनेशनली उसको भी डिस्कस किया जाएगा। सो हम आगे चलकर इसको भी इस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिर सानिया सियालकोट का अगर हम जिक्र करें तो 62 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको अदम सबूत की बिना पर रिहा कर दिया गया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज T20 सीरीज को डिस्कस करेंगे। अभी तक तो जो T20 सीरीज है पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर दिया, और अभी मैं देख रही थी कि जो वनडे सीरीज है वो मुलतवी हो चुकी है। वो अब जून में चलेगी 2022 में, जिसमें वो फिट होंगे। 9 खिलाड़ी उनके शिकार हो गए थे कोरोना के, और जिसकी वजह से ये मंसूख करनी पड़ी। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन कल का मैच, अभी वो आएंगे इरफान ज़हीर हमारे साथ, उस पर बात करेंगे। कल का मैच बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ने जीता है। मैं आखिरी लम्हात तकरीबन मैंने देखे थे, लगता नहीं था एक मौके के ऊपर कि पाकिस्तान इतने रन कर पाएगा। लेकिन फिर वो जो ओपनिंग स्टैंड हुआ जबरदस्त किस्म का, बाबर का और रिजवान का, और उसने बुनियाद बना दिया। फिर आसिफ ने 7 गेंदों पर जो 21 रन किए हैं, जबरदस्त। डेली डोज के साथ आगाज कर लेते हैं, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। डोज में हमारे पास सबसे पहली खबर जनाब ये है आज के बरतानिया में कायम मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स फर्म है, जिसने 2021 में दुनिया भर में सबसे ज्यादा काबिल तारीफ जो पर्सनालिटीज हैं उनकी एक लिस्ट जारी की है। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जिनको वेस्ट में और बाहर की दुनिया में वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, सराहा जाता है, उनका जो नंबर है वो 17th है। और मलाला यूसुफजई जो कि नोबेल इनाम याफ्ता है, इन
का नंबर जो है वो खवातीन की फहरिस्त में ये 9th नंबर पर मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो नुमाया नाम सामने आ रहे हैं, साबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा इस साल टॉप पोजीशन उनके नाम है, और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स और चीनी सदर शी जिनपिंग भी नुमाया पोजीशंस पर बरकरार हैं। जी बिल्कुल, आपने सारी तफसील बता दी, बताने को कुछ छोड़ा नहीं है हमारे लिए। लेकिन ये है मैं क्या करें, आप लोग अपने कमेंट्स देना जनाब कि इमरान खान को क्यों इतना पसंद किया जाता है, मलाला यूसुफजई को क्यों पसंद किया जाता है। हाँ, मतलब बराक ओबामा के बारे में तो बहरहाल वो कहा जाता है कि भाई एक बात है, मतलब यह है कि उसके दौर में हालांकि मुसलमानों पे बड़े जुल्म टूटे, मैं समझता हूँ बड़ी बम्बारमेंट अफगानिस्तान में हुई, इराक के जो वाक़यात हुए उस हवाले से भी मतलब वो बहुत सी क्रिटिसिज्म हो सकती है, लेकिन दुनिया में उसको पसंद किया जाता है उसकी शख्सियत की वजह से। ओरेटर बहुत ज़ोरदार था और वो अब भी है। तो उसके साथ मिशेल जो है, मिशेल को बहुत पसंद किया जाता है और मिशेल के बारे में कहा जाता है कि आइंदा जो एक दो इलेक्शन हो गए वो हो सकता है कि अगर उसका इंटरेस्ट हो तो वो सदारती उम्मीदवार के तौर पे खड़ी भी हो जाए। बिल्कुल ठीक। हरमीत का जरा कमेंट ले लें। जी हरमीत। बिल्कुल, आपने अगर हम दो नामों के का जिक्र करें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वैसे भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, रऊफ साहब तो बहुत गए हैं बहुत से ममालिक, तो वहां पे पाकिस्तान को बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन अगर आप वो आपसे फिर जब ये पूछते हैं कि अच्छा आप इमरान खान की कंट्रीज हैं, तो ये बड़ी बात होती कि इमरान खान साहब को बहुत पहले से बहुत ज्यादा उसकी एक अपना एक लाइफ स्टाइल था, एक बहुत बड़ा हीरो वो के तौर पर उभरे और स्पोर्ट्स खिलाड़ी तो के तौर पर, तो ये भी वजह है कि उसकी मकबूलियत में कभी कमी नहीं आई है। ये अलग बात है कि बराक ओबामा का जिक्र किया रऊफ साहब ने, तो उसमें कोई शक नहीं कि कोई तलख यादें उसके साथ जुड़ी है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हम बात करें तो पाकिस्तान की मैशियत का बेड़ा अगर घर किया है तो खान साहब की पूरी टीम ने किया है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी कह रहे थे मैंने इनके लिए कुछ छोड़ा नहीं बोलने के लिए, देखे कितना बोल लिया। आगे बढ़ेंगे और हम जिक्र करेंगे दुबई में मुनक्किद किए जाने वाले इंटरनेशनल बॉक्सिंग मेले का, जिसमें पाकिस्तान के आसिफ हजारा ने युगांडा के बॉक्सर को शिकस्त दी और एबीएफ टाइटल अपने नाम किया। और इस टाइटल के बाद मतलब अगर हम देखें तो एबीएफ टाइटल है एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल, ये अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। बहुत इन दिनों में मैं हैरान होता हूँ, जैसे वो वसीम है वो आए मतलब मैदान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का जो वो चैंपियन थे वो भी हमारे साथ हैं। हाँ, वो भी हमारे साथ तलहा जो थे, नाम मेरे ज़हन से बट हमारे साथ मौजूद थे। वेट लिफ्टर तलहा हैं। वेट लिफ्टर तलहा थे। अच्छा, और वैसे सबसे बड़ी बात रऊफ साहब एक और चीज, अगर हम इन सारे एथलीट्स की बात करें तो ना मुनासिब हालात ना होने, सपोर्ट ना होने के बराबर, स्पॉन्सर ना होने के बराबर, फिर भी ये जिस तरह कारकर्दगी दिखा रहे हो, जिस तरह ये काम कर रहे हो, जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, भैया सलूट है इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबकी तरफ से हमारी तरफ भी सलूट है। और बात यह है कि इतने नामसाद हालात में जिसको कहा जाता है, ट्रेनिंग की फैसिलिटीज नहीं है, डाइट उस तरह से जैसे बाहर के मुल्कों में होती है उस तरीके से नहीं है, जिम उस तरह के नहीं है, और फिर ये सारे के सारे जो हैं ये उन इलाकों से ताल्लुक रखते हैं जो को बहुत डेवलप्ड इलाके नहीं है। अब ये भी हजारा से ताल्लुक रखते हैं, जो आसिफ हजारा, तो बड़ा नाम रोशन किया इन्होंने, बहुत और अभी हमारा ये इमर्जिंग टैलेंट है, मतलब इसको और पॉलिश किया जाए, मतलब पहला तो टाइटल अपने नाम किया, सो आगे जाकर भी बड़ी इनसे हम तवक्कुआत हमारी वाबस्ता है कि पाकिस्तान का नाम और ज्यादा रोशन करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट स्टोरी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी और ये ऐसे लोगों के लिए जिनकी जो करीब की नजर है वो थोड़ी वीक होती है। मुझे थोड़ा एतराज है कि जनाब मेरी दूर की नजर वीक है, सो उसके लिए भी कोई ऐसे आई ड्रॉप्स आने चाहिए, बिकॉज जब मैंने लेंस नहीं लगाए होते तो मेरे सामने हरमीत मैं उसको ठीक से देख नहीं पाती। सो जिन लोग सिर्फ दस्तार ही नजर आती है, दस्तार ही नजर आ रही होती है। बिल्कुल वैसे हरमीत उसमें एक बड़ा मजेदार जोक है, ये जो है ना ये पुत्र हटा से नहीं निकले तो लब्दी फिरे बाजार कुड़े, शायद उस हवाले से लोगों को याद आ जाए। तो इसके जो शायर हैं, इसके जो शायर हैं वो सूफी तबस्सुम है। तो सूफी तबस्सुम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे और शहजाद अहमद उनकी क्लास में होते थे, शागिर्द उनके। शहजाद अपनी जवानी में बड़े खूबसूरत आदमी थे, तो एक दिन जब आए ना तो शहजाद ने ऐनक लगाई हुई थी, तो अब शहजाद शागिर्द है, सूफी तबस्सुम उस्ताद है, तो सूफी तबस्सुम ने शहजाद को कहा कि ये तुमने क्या किया, ऐनक लगा के तो तुम बंदर लगते हो। तो शहजाद ने फौरन कहा पर सर बात यह अगर ऐनक उतार दूं तो आप बंदर लगते हैं।
वो इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। मैंने वैसे हरमीत का ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया, तो बता रही थी कि जब लेंस नहीं लगाए होते तो मैं हरमीत को फिर ठीक से देख नहीं पाती, मैंने तो सिर्फ इतनी बात की थी। फिर बात स्टोरी हमारी जनाब आज की ये है कि अगर आप करीब की नज़र की कमजोरी का शिकार है और इस चीज़ से परेशान है, तो एक ऐसे आई ड्रॉप्स आए हैं जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, और अगर आप दिन में इन्हें एक दफ़ा इस्तेमाल करें, अपने आईज में इनको डालें, तो आपकी जो नज़र है वो बेहतर हो सकती है और आप अच्छे से देख सकते हैं। मोस्टली हमने देखा है जितने भी लोग होते हैं, जब वो उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो रही होती है, तो उस दौरान उनको ये आई साइट की इशूज़ बहुत ज़्यादा उनके बढ़ रहे होते हैं, और स्पेशली इस सूरत हाल में करीब की नजर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लग जाती है। बुक्स अगर हम देख लें, टैबलेट्स और फोन देख लें, तो उनके जो अल्फाज ऊपर होते हैं वो काफी ज्यादा फॉगी से धुंधलाए हुए नजर आते हैं। सो ऐसे तमाम लोग जो इस किस्म की चीजों से परेशान हैं, उनके लिए ये आई ड्रॉप्स अभी आए हैं, और मेरे ख्याल में लोग इनको यूज करें और इनका फायदा भरपूर तरीके से। हाँ देखो, मतलब फायदा होगा। मैं अब जैसे मेरे गले में लटकाई होती है ना केक, मुझे तो बड़े मजे की लगती है वैसे, मैं अपने गले में लटका लेता हूँ, और जब भी देखनी होती है, पढ़नी होती है, कोई चीज़ पढ़ भी लेता हूँ। मुझे याद है बहुत अरसा पहले हमारे उस्ताद थे गवर्नमेंट कॉलेज में, शुएब हाशमी, तो वो इस तरह से गले में ऐनक लटकाया करते थे, तो हम कहा करते थे यार ये कितने स्मार्ट लगते हैं, हम बड़े हुए ना, हम भी गले में लटका के अभी ऐनक जो है। तो अब ये नहीं पता था कि वो भी जाना है, मतलब अच्छा, वो हर एक हाँ, अच्छा ऐसे होता है ना, हम सब ने अपने माइंड में कोई ना कोई इस तरह से चीजें सेट की होती हैं कि हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो हम भी ये करेंगे। अच्छा, मैंने भी कुछ ऐसी चीजें जो है ना वो सेट की हुई है कि अच्छा मैं जब 40s तक आ जाऊंगी ना, मैं बाल अपने बिल्कुल वो ग्रे करवा लूंगी, और जी आप वाली एनक का स्टाइल थोड़ा सा मैं भी ऑप्ट करने की कोशिश करूंगी, बट इसके लिए मुझे उस उम्र तक पहुंचने की अभी जरूरत है, थोड़ा सा टाइम है। बट एनीवेज, हरमीत बचा हुआ अभी कम से कम दोनों चीजों से, ना दूर की ना नजदीक के। हाँ हरमीत, आगे चलते हैं जी। बिल्कुल, नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब, और एक अफसोसनाक सान्या जो रूनुमा हुआ था न्यूजीलैंड में बैक इन 2019, जिसमें क्राइस्ट चर्च का ये वाकया, जिसमें 51 के करीब जो मुसलमान थे उन्होंने जामे शहादत नोश किया था, शहीद हो गए थे, और हमलावर जिसने मस्जिद को निशाना बनाया था। अब हुआ कि ये है कि न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा अवार्ड जो जिन्होंने मतलब उनके नाम किया है, जिसमें बिल्कुल न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है जस्टिंडा आर्डर्न, उन्होंने कहा है कि जो मेडल है बरतानवी विक्टोरिया क्रॉस की तरह गैर जंगी एजाज की तरह है, और ये दिया तकरीबन 8 के करीब लोग हैं जिन्होंने दिया है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का इस हवाले से ये कहना है कि इन लोगों की वजह से जो जानी नुकसान था वो मिनिमाइज हो गया, बहुत ज्यादा कम हुआ। सो इस पर ये जो एजाज है वो नईम और अब्दुल अजीज और इसके अलावा 8 दीगर लोग हैं जिनके नाम रहा। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका अज़्म गैर मामूली था, इन्होंने जिस बहादुरी से वो मुकाबला किया और रोकने की कोशिश की, उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या था 2019 का, जिसको आप कह लो कि इस्लामोफोबिया की एक मिसाल थी। न्यूजीलैंड जैसे पुरसकून मुल्क में, पुरअमन मुल्क में जिस वक्त इस तरह की बात हुई है, तो पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था उसने, और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इसका ब्रेंटन टैरेंट जो है ये भाग रहा था, इसको भागते हुए पकड़ा गया, और जिन पुलिस वालों ने पकड़ा उनके नाम भी एजाज ये किए गए हैं, अवार्ड जो है वो उसका एजाज दिया गया। तो अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, लास्ट स्टोरी हमारे पास ये है कि वैसे तो हम देखते हैं कि शादी की जब हम बात सुनते हैं तो सुनते हैं कि एक से ज्यादा भाई या बहनों की एक साथ शादी कर दी गई, और आजकल तो ये ट्रेंड इसलिए भी कॉमन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, सो वो कहते हैं कि एक ही फंक्शन में जो है ज्यादातर मेहमान जो हैं उनको भुगता दिया जाए। बट ये वाला वाकया जो कल से हम मीडिया पर भी देख रहे हैं, मुल्तान में अभी एक अनोखी शादी हुई है जिसमें 6 भाइयों की 6 बहनों से शादी सरंजाम पाई है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। बजट पैकेज था। बजट पैकेज था। हरमीत, अगर आपने देखी हो, वो अमिताभ बच्चन की फिल्म थी सत्ते में सत्ता, जिनमें 7 भाई हैं और 7 बहनों से शादी। सत्ता, बिल्कुल, अमिताभ बच्चन की जो मूवी है जिसमें 7 भाई और 7 बहनें, तो वही 6 भाई और छठे पे छठा, इसको हम ये नाम दे देंगे। छठे पे छठा। तो इस वक्त आप पिक्चर्स भी देख रहे हैं कि 6 दुल्हने हैं और इकट्ठी एंट्री दे रही हैं जनाब। और ये फायदा हो गया, एक थान से सबके सूट सिलवा दिए गए। अच्छा, बाकी खाना जो बारातियों का हजारा कुछ। तो जी छक्के में छक्का,
मैं छठे पे छठा पे कह रहा हूँ, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का या छठे पे छठा, जो भी आपका दिल है। तो 6 भाई 6 बहनें, जबरदस्त है बजट पैकेज तो है, लेकिन ये है कि इनके लिए एक दरख्वास्त, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो, ये है खुदा के लिए आगे जाके अब आप भी 6-6, 8-8 बच्चे पैदा करना मुश्किलात बड़ी हैं, मुल्क बहुत मुश्किल में है, आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी है, हमारे वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं। और अगर आपकी कहीं 6 बेटियां या 6 बच्चे पैदा हो गए, बेटे पैदा हो गए, तो ज़रूरी नहीं कि इसी तरह की 6 बहनें भी आपको मिल जाए या 6 भाई भी मिल जाए। जेरो चचा के घर हो गए, ऐसे वाकयात सदियों में कोई रूनुमा होते हैं। हाँ, ये चचा का घर था, वहाँ पे मिल गई साथ ही, मतलब वो दोनों भाइयों ने जोर लगाया था औलाद पैदा करने पे। कि 6 भाई पैदा किए, उसमें 6 बहनें पैदा कर दी हैं, तो उन्होंने पता नहीं प्लान किया हुआ था ऐसे करना या अनप्लान्ड ही हो गया। लेकिन मेरी तरफ से यही दरख्वास्त है, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि खुदा के लिए आबादी को कंट्रोल करें, आबादी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो इसी के साथ ही हमारा डेली डोज अपने इख्तिताम को पहुंचा। अभी हमें शो में एक करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत से मौज़ूआत जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूज एक्सपेक्टेड ये है कि आइंदा आम इंतखाबात जो कि साल 2023 में होने जा रहे हैं, ये जो इंतखाबात हैं ये मुल्की तारीख की जो वोटिंग हिस्ट्री है उसके महंगे तरीन इंतखाबात कंसिडर किए जाएंगे। और इसके लिए जो एस्टिमेटेड बजट सामने आ रहा है वो 424 अरब रुपए के लगभग है। और अगर हम देखें तो पिछले 3 आम इंतखाबात जो हुए, ये कहा जा रहा है कि उससे 1000 गुना ज्यादा इनकी जो एस्टिमेटेड बजट है वो इसके लिए आ रहा है। इसके बहुत से रीजंस हैं रऊफ साहब, जिस पे ये कहा जा रहा है कि ईवीएम इज वन रीजन, इसके साथ साथ ईवीएम की इंस्टॉलेशन, इसके अलावा और भी बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिस पर हम आगे जाके कवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, ये तकरीबन ये बात होती है कि जितना बलूचिस्तान का बजट है, यानी पिछले साल 2020-21-22 के लिए 584 अरब रुपए बलूचिस्तान का बजट था, उस तकरीबन करीब ये बजट है जो ईवीएम के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने के और जो दूसरे अखराजात है उसके लिए इस्तेमाल होगा। ये बहुत ज्यादा है, बिल्कुल 1000 गुना, जैसे आपने बताया कि 1000 गुना ज्यादा पिछले इलेक्शन से 2018 के होंगे। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर, ये देखिए कि इतना महंगा जो बजट इसके लिए इस्तेमाल होगा, 424 अरब रुपए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इस्तेमाल करने के लिए, उसके जरिए इलेक्शन करवाने के लिए हम अफोर्ड करते हैं इतना महंगा इलेक्शन करवाना? बलूचिस्तान के बजट के करीब है तकरीबन ये पैसे जो हैं। ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ये अखबारात में जो खबरें आ रही हैं 4-4.5 खरब रुपए की, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना तखमीना भेजा है हुकूमत पाकिस्तान को, वजारत पार्लिमानी अफेयर को, उसमें उन्होंने कहा कि ये तकरीबन कोई 1.5-2 खरब रुपया खर्च होना है। ये ज़ाहिर है इसके बाद तो आगे जो सिस्टम जाएगा मुमकिन है 4 खरब पहुंच जाए। जब लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू में ही, जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिबेट शुरू हुई, तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ये अलर्ट कर दिया था कि हमारे तखमीने के मुताबिक 1.5-2 खरब रुपया खर्च होना है। लेकिन बहरहाल अब मामला बड़ा जा रहा है एक संजीदगी के साथ। अब जो हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 में कामिल तरमीम की गई है सेक्शन 103 में, उसमें ज्वाइंट सेशन में, उसमें एक बड़ी खूबसूरत जुमला उन्होंने ये लिख दिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें नेक्स्ट इलेक्शन में, लेकिन ये सब्जेक्ट टू दी कंडीशन हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्वाबदीद के मुताबिक। अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस पर सिस्टम को समझता है, ये सूदमंद समझता है या फायदेमंद समझता है, तो इस सिस्टम को लेकर आगे बढ़े। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में ये बात चली गई है। लेकिन कल ही जो बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें कि शिबली फराज साहब भी थे और इसके बाद IT के मिनिस्टर सैयद अमीनुल हक जो MPM के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि सारा सिस्टम जो है आपका सॉफ्टवेयर, पासवर्ड, टेम्परिंग के तमाम खदशात, उसकी इसका बाकायदा टेस्टिंग, ट्रेनिंग, तमाम लॉजिस्टिक की तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हवाले कर दें और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई लेन देन ना हो। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाने और अपना सिस्टम समझे। अगर वो समझता है ये सिस्टम लेकर हम आगे चलेंगे
تو بہتر ہے اگر وہ کہے کہ یہ سسٹم ناکام ہے, یہ نہیں چل سکتا, تو وڈرا کر لیں. ہمیں اس پہ کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے. ایک بڑی اہم بات انہوں نے یہ کہی سید امین الحق صاحب نے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ پاکستان کے ادارے بنائیں. یہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے. انڈیا میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین بن رہی ہے یا تیار ہوتی ہے وہ بنگلور میں بنتی ہے اور انڈین الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوتی ہے. اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, نسٹ ہے, کانفرنس, ہماری یونیورسٹیاں ہیں, سائنس ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں, ان کی وساطت سے یہ مشینیں تیار کی ہیں. اور یہ مشینیں تیار کرنا پاکستانی گورنمنٹ تیار کرے گی یا ان کے ادارے تیار کریں گے تو اس میں کم از کم 3 یا 4 سال لگ جائے گی, کیونکہ پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ 8 یا 9 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے آئیں. ایک اور بڑی اہم بات, جو آپ جیسے ماشاءاللہ دانشور ہیں, پاکستان کی بڑا رسپیکٹ ہے آپ کا, تو میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم نے بھی ریسرچ کی ہے, الیکشن کمیشن نے بھی ریسرچ کی ہے, یہ دنیا میں جتنی بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پرووائڈ کی جا رہی ہے تو اس کا جو اکثر چشمہ ہے وہ اسرائیل ہے, تل ابیب ہے. تو انہوں نے جناب اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی ہے دبئی میں, برازیل میں, اسی طرح بیلجیم میں, سنگاپور میں, سنگاپور تو نہیں ہے, فلپائن میں. یہاں وہ ان کی کمپنیاں جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں, اسرائیل کی کمپنیاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین. سو انڈیا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنگلور میں بنتی ہے. اب ہمارے بعض ادارے جو تھے مافیا گروپ کر رہے ہیں, جو بھی کہیں جو ہوتے ہیں انٹرسٹ کے لوگ, وہ دبئی سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ پاکستان میں درآمد کرنا چاہتے تھے. تو ایک تو مشینیں بھی آئی تھی, تو اس پر بھی الیکشن کمیشن پاکستان نے اعتراض کیا تھا کہ دبئی میں کہاں سے بن رہی ہے, ہمیں وہ جگہ تو بتائی جائے کہ دبئی میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہاں بن رہی ہے. تو یہ بہرحال الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض کیا تھا ڈھکے چھپے الفاظ میں, پریس میں نہیں آیا تھا, ڈھکے چھپے الفاظ میں. اب جو منسٹر آئی ٹی کے ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جناب یہ ساری الیکٹرانک ووٹنگ مشین پاکستان کے اداروں سے بنائی جائے, اور ہمارے پاس ہری پور میں بہت بڑا جو ٹیکسلا کا جو ہے کمپلیکس, تو وہاں بھی یہ بن سکتی ہے. ٹیلی کمیونیکیشن کا بہت بڑا ہمارا سیٹ اپ ہے ہری پور میں, تو وہاں سے بھی بن سکتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ بنے گی. تو بہرحال دراصل بات یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہی ہے آہستہ آہستہ, لیکن یہ پورے پاکستان 2023 کے انتخابات جو ہیں اس میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تو کئی شہروں میں استعمال کر لیں, لیکن الیکشن 2023 کے جو ہوں گے وہ ہمارے مینیبل طریقے سے ہوں گے. اور ایک سب سے بڑی اہم بات جو کہی ہے ہمارے منسٹر صاحب نے, شبلی فراز صاحب کا کہنا ہے کہ جو آئندہ جو انتخابات میئر کے جو ہو رہے ہیں اسلام آباد میں, وہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر وہ الیکشن کمیشن پاکستان میئر کا انتخاب اسلام آباد میں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کر دے, لیکن لوکل گورنمنٹ کے جو انتخابات ہیں یونین کونسل لے کر تحصیل کونسل تک, وہاں یہ ناممکن ہے. تو گورنمنٹ کے منسٹر صاحب نے بھی اس کو ڈس ایگری کر دیا ہے. تو الیکشن کے بعد ٹھیک ہے, پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اسلام آباد کا جو میئر کا انتخاب ہو رہا ہے وہاں اپنا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر استعمال کریں, اگر اس میں خرابیاں ہیں یا اس میں کوئی اندیشے ہیں, خدشات ہیں, وہ دور کر دیں. تو سسٹم کو لے کے ہمیں چلنا چاہیے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلنا چاہیے تاکہ ہم فرسٹ ورلڈ ڈیموکریسی میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی حرمیت. اچھا سر, اگر ہم دیکھیں مشین کی بات کی جائے تو میں بھی گیا تھا شبلی فراز صاحب جب یہ معاملہ آیا تھا اور ہمیں بلایا تھا سب میڈیا والوں کو, تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سوال ادھر بھی ہم نے کیا تھا پر وہ جواب ہمیں نہیں ملا, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر اگر انٹرنیٹ کی سہولت اس میں نہیں ہے, اب انٹرنیٹ کے بغیر یہ چلے گا, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ریزلٹ ٹرانسفر ہوگا, یہ بھی ایک سوال بن جاتا ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں, آپ نے جو ذکر کیا کہ ٹائم بڑا شارٹ ہے, 8 کروڑ رجسٹر ووٹ ہے پاکستان میں ہمارے پاس, تو ایسے میں کتنی مشینوں کی ضرورت ہوگی؟ کیا یہ مشینوں کی جو ضروریات ہے کیا پوری ہو جائیں گی اتنی جلدی؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی ہے, تو وہ مرحلہ بھی ایک الگ اس میں رہ جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دوبارہ کنٹروورشل معاملات ہوں گے, دوبارہ اپوزیشن اور حکومت آپ نے سامنے دوبارہ ان کا ہوگا ان معاملات پہ؟ اصولی طور پر جناب یہ بات 2 پوائنٹ میں آتے ہیں. پہلا پوائنٹ, آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدیں گے تو تقریباً 9 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور لاجسٹک سینٹر, ان کے باقاعدہ اسٹوریج کا سارا جو معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے حکومت کو چند ہفتے پہلے اپنا روڈ میپ پیش کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمیں اس کی لاجسٹک کے لیے, ہمیں اسٹوریج کے لیے ہمیں جگہ چاہیے. 4 ایکڑ 5 ایکڑ جگہ مانگی انہوں نے. اسلام آباد میں خود جگہ ہے ان کے پاس, وہاں سے ہمیں بلڈنگ بنائیں, اسٹوریج بنائیں,
या हमें एक इलेक्शन के जो हमारा स्टोरेज है, तो जो कोसार सेक्रेटरीट नया बना है उसमें हमें 2 फ्लोर दे दें ताकि हम उसको स्टोरेज कर लें। वो उनकी चीफ इलेक्शन कमीशन की और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन की गुफ्तगू चल रही है, मामला चल रहे हैं। ये तो हो गया लॉजिस्टिक। अब मामला आ जाता है इंटरनेट के बारे में, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। उसके लिए इंटरनेट के लिए हुकूमत बड़ी बेताब है कि भी हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। आपको देना चाहिए, सब उसके फेवर में करते हैं, लेकिन सिस्टम पर एतराज़ात है। सिस्टम के तरीकाकार ये है कि ये बिल्कुल ये बात साबित हो चुकी है कि वो इंटरनेट के जरिए होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई इंटरनेट नहीं, कोई हैक का खतरा नहीं, सब टेम्परिंग वैम्परिंग के खतरात हैं, वो इलेक्शन को दूर कर देगा, लेकिन हैक का खतरा नहीं है। लेकिन जो हमारा इंटरनेट के जरिए बैटिंग आएगा, उसमें एक इंटरनेशनल हैक जो है वो हमारे सिस्टम पर कहीं हैक हमला ना करते और वो उस इलेक्शन के दिन वो फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन नादरा के पास वो इंटरनेट जाएगा और ये मालूम हो जाएगा कि ये वोट जो उसने कास्ट किया है इस पार्टी को किया है। ये सारी पूरी ताकत, ये पूरी पावर, पूरा पासवर्ड और पूरा सॉफ्टवेयर जो होगा वो नादरा के पास होगा। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज किया है। उन्होंने कहा इसमें सिक्रेसी नहीं हुई है। जब सिक्रेसी नहीं हुई है तो ये आर्टिकल 218 की खिलाफवर्जी है, तो हम इंटरनेट के जरिए बैटिंग करने के हम इस पे हामी नहीं है, हमारी सिक्रेसी खतरा पड़ रहा है, तो इस पर आइन में तरमीम करवा लें आप 218 में। तो ये एक बहस चल रही है कि नादरा के दरमियान और इलेक्शन इन पाकिस्तान। लेकिन अगर इंटरनेट का मामला, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने हाथ में ले ले और तो फिर मुमकिन है कि सिक्रेसी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास रहेगी, नादरा के पास नहीं होगी। तो नादरा का इदारा वो उतना ज्यादा वो इंटीग्रिटी का इदारा नहीं रहा, इसको भी लोग कंट्रोवर्शियल समझ रहे हैं, इसके बारे में तमाम नहीं रहा कि वो RTS का सिस्टम नादरा ने बनाया था, तो नादरा ने बैठ गया, सिस्टम फ्लॉप हो गया, तो आज तक अपनी वो जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा नादरा जो है। अच्छा सर, यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, नहीं कर रहा वो, ठीक है, इसलिए जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नहीं देना चाहता नादरा को कि जी आप इसको RTC की तरह बैठ जाए, बाद में जिम्मेदारी हमारे पर डाल दें। तो ये मामले बहस चल रहे हैं अभी इसके मामले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसी तरह साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के दरमियान कुछ नहीं चल रही है। किस अंदाज से, सिंपल तरीके से, सादा तरीके से हम पाकिस्तानी दोस्तों को, भाइयों को जो हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, तो उनको हम वोट किस तरह से पाकिस्तान में बैटिंग करवा सके। सर हम देखें, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ। जी जी, टेक्निकल बात, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब जो हैं वो बहुत बड़े सही मायनों में समझते हैं रूह को, प्लस को। मैं खुशामद नहीं कर रहा हूँ कि ये सही मायनों में उनकी जो कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है वो बताते। वो इमिग्रेशन के रहे हैं डायरेक्टर जनरल, तो उन्होंने इस पूरा पर रिसर्च किया। तो उन्होंने जो रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तान की 3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी वो है जिनका पाकिस्तान से कोई लेन देन नहीं है, वो उन्हीं के मुल्क के शहरी हैं, उन्हीं का पासपोर्ट है। लेकिन सॉरी, एक नंबर 2 वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। दूसरी कैटेगरी वो हैं जो ड्यूल नेशनलिटी के लोग हैं, जो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और उनका उस मुल्क का भी है, लेकिन वो भी अपनी शहरियत जो है वो पाकिस्तानी खत्म कर चुके हैं। तीसरी कैटेगरी वो आती है जिनके पास ग्रीन कार्ड है, ग्रीन पासपोर्ट है, और ग्रीन पासपोर्ट जो वो सही हकीकी में पाकिस्तानी है, और उनकी तादाद जो है तकरीबन 30-40 लाख 50 लाख के दरमियान है, और वो ज्यादातर उनकी जो है सर्विसेज और मिडिल ईस्ट कंट्री में है। और मिडिल ईस्ट कंट्री के ममालिकों ने कुछ अंदर बैकडोर तरीके से बता दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंवर साहब, हमारे मौजूद थे, सूरत हाल पर अपना तजिया भी दे रहे थे, ओपिनियन भी बता रहे थे। बट जिस तरह से कंवर साहब ने कहा कि आइंदा हम इंतखाबात होंगे मैनुअली, बट अगर हम देखें तो हुकूमत अपने पॉइंट पर स्टक है कि हमने EVM के जरिए इंतखाबात करवाने। अब ऐसे में समझ से बाहर है कि चीजें जो है या मामला जो है वो किस तरह से सॉर्ट आउट होंगे। आइन जो है वो पूरी आप इस मामले में कहो कि पावर देता है इलेक्शन कमीशन को। ये जो कानून उन्होंने बनाया है इससे आइन मावरा है, आइन की बात मानी जाएगी, और आइन के मुताबिक ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चाहेगा वो होगा। ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने डेली डोज में एक स्टोरी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थी। जो स्टोरी ये थी कि पाकिस्तान के बॉक्सर आसिफ हजारा ने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल जीत लिया है। दुबई में ये मेला बॉक्सिंग का मुनक्किद किया गया था और इसमें ये टाइटल अपने नाम करके पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन किया है। युगांडा के बॉक्सर थे जिनको इन्होंने शिकस्त दी और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आसिफ हजारा। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। थोड़ा सा कनेक्शन का मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे हमारे साथ। तो बहरहाल ये है कि हम जैसे देख रहे हैं वसीम है, पहले हमने देखा कि उन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जब से स्टार्ट लिया है लाइट वेट में तो कितना ज़बरदस्त तरीके पे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कोलंबिया के बॉक्सर से जिनको उन्होंने शिकस्त दी थी और चैंपियनशिप जीती थी। इसी तरह से और लोग बहुत आ रहे हैं। सारी सूरत हाल ये है कि जैसे हरमीत भी बात करता है कि हालात बहुत अच्छे नहीं है, उसके बावजूद छोटे इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले, कहीं कोयटा के नवाही इलाकों से, कहीं हज़ारा से, कहीं आप ये देखो कि वो हमारे एथलीट जो आते हैं छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे इलाकों से, वो अपने बलबूते के ऊपर खुद कोशिश करके वो इस तरह से सलाहियतें। और अगर हम अक्सर पहले भी अपने शो में डिस्कस करते रहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे इमर्जिंग यंगस्टर्स को, स्टार्स को अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो, इनके लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग सेंटर्स बना दिए जाएं या कोई ना कोई ऐसी जगह इनके लिए मख्तस कर दी जाए जहाँ पर ये आकर प्रैक्टिस करें, कोई कोच इनको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ये अभी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी सपोर्ट के बगैर, फैमिली सपोर्ट या अपने बलबूते पर आगे आ रहे हैं। बट अगर इनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो आप देखें कि पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचेगा। और हर फील्ड में, मतलब सिर्फ एक ये नहीं है। हम देखें, अगर हम पिछले कुछ दिन को देखें तो हमारे पास ऐसे बहुत से इमर्जिंग टैलेंट्स हमने अपने शो में बुलाए। वो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी जो हमारे साथ मेहमान थे उन्होंने अपना नाम रोशन किया, उन्होंने भी एक टाइटल अपने नाम किया। सो ये चीजें बहुत जबरदस्त हैं। बट हम हमेशा अपने इस शो के प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे ताकि ये ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करें और ज्यादा बेहतर अंदाज में इंटरनेशनली जाकर खेल सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन। अब ये हजारा का इलाका तो हरमीत के करीब ही होगा, वो बता सकता है ज्यादा कि वहाँ पे किस तरह के हालात होते हैं। उसके बावजूद ये बच्चे जिस तरह बाहर निकलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हरमीत, हजारा का इलाका आपके इलाके से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपके इलाके से भी हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबों में, क्रिकेट में और ख़ास तौर पे अब ये क्रिकेट में तो बहुत ही बच्चे आ गए हैं, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स में भी बच्चे जो आ रहे हैं वो अपने बलबूते पे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है हुकूमत की या फेडरेशंस की। उस बारे में ज़रा बात की जाए। साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, अगर हजारा डिवीजन की बात करें या हजारा के इलाके की बात करें तो वहां पे एबटाबाद और हरीपुर और ये 2-3 शहर ऐसे हैं कि जहां पे थोड़ी बहुत सहूलियात तो मुहैया है, लेकिन ऐसे में कई ऐसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहां पे हम देखते हैं कि अपने बलबूते पर लोग आके आगे आते हैं, कोशिश उनकी होती है अपनी मेहनत से। और उमूमन हमने ये देखा है कि जितने भी हमारे एथलीट्स हैं तो उसमें एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास का हमारी तरह वो बंदा उठ के निकल के आगे निकलता है और अपनी मेहनत के बलबूते पर निकल जाता है आगे। ऐसे में हम देखें तो वहां पे न क्लब है न उसी तरह अपॉर्चुनिटीज है जो अगर हम दीगर कराची की बात करें या लाहौर या इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं या पेशावर की बात करते हैं। ऐसे में हजारा डिवीजन भी एक ऐसा इलाका है जहां पे ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक है, वहां पे छोटे छोटे लोगों के कारोबार है। ऐसा कोई बड़ा अगर हम देखें तो बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट जो है उसी तरह ऑर्गेनाइज भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर टैलेंट की मैं बात करूं तो बहुत सारा टैलेंट इस इलाके में पाया जाता है, बहुत सारे खिलाड़ी जी भी यहाँ से निकले। एबटाबाद की मैं अगर बात करूं या दीगर इलाकों की, तो इसके साथ साथ जो आपने जिक्र किया कि बहुत सारे एथलीट्स, हमने उनसे जब बात की है, जब भी हमने उनको शो में बुलाया तो उनका एक ही गिला होता है कि शिकवा होता है कि अगर ये हुकूमत हमारे साथ तो कोई ताउन करे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमने देखा है कि आपको याद होगा कि भारत की जानिब से जितने भी एथलीट्स गए तो उनके पास बाकायदा पूरी टीम हुआ करती थी, और हमारे पास जो गए जिनके पास 1 या 2 बंदा, वो भी बड़े मुश्किल से उनका वीजा मिल जाता था। उसके साथ साथ स्पॉन्सर जो है वो ना होने के बराबर है, एक आधा स्पॉन्सर मिल जाता है बड़ी मुश्किल से, वो भी तब मिलता है जब एक अच्छी कोई परफॉर्मेंस कोई ना कोई दे दे एथलीट। उससे पहले उन बेचारों को कोई स्पॉन्सर भी नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कोई बंदा उठता है और इस तरह के जीत जो है पाकिस्तान के नाम करता है, अपने नाम करता है, हमारे वतन के नाम करता है, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को की जितनी भी तारीफ की जाएगी, और साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि अब आना चाहिए। अब हर मुल्क एथलीट्स को अपना सपोर्ट कर रहा है, अपने लोगों को, अपने स्पोर्ट्स को, अपने गेम्स को। लेकिन अगर यहाँ पे देखें
تو جب بھی ہم سوال کرتے ہیں منسٹروں سے تو وہ آئیں شائیں بائیں وہی جو ہے وہی پرانا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. فہمیدہ مرزا صاحب آئی ہے لیکن ہم نے بھی اس کی کارکردگی نہیں دیکھی ہے. باتیں تو بہت زیادہ بڑی بڑی کر لیتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو ایتھلیٹس ہیں جتنے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے, ہم سپورٹس کلب جاتے ہیں وہاں پہ ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ان بیچاروں کے گلے شکوے آج بھی اسی طرح ہیں. روح صاحب حرمیت, تو جب باہر کے ملکوں میں ہم جائیں نا, ہم تو پڑھتے رہے ہیں, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر یونیورسٹی کے اندر, ہر کالج کے اندر ایسے جم موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ایکسرسائز کرنا, جہاں پہ اپنے باڈی کو مختلف طریقے سے تیار کرنا ایسے ایونٹس کے لیے. اس کے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ پلان کر کے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ان کے ایتھلیٹ, اگر امریکہ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی اولمپک چیمپئن شپ ہوتی ہے, اولمپک گیمز ہوتی ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ایتھلیٹ سب سے آگے آ جاتے ہیں. چائنا نے اب کرنا شروع کیا ہے, تو چائنا میں بھی اسی طرح سے ہے. تو آپ جب تک سہولیات پرووائڈ نہیں کریں گے اپنے لوگوں کو, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اور ایسے میں ایسے بچے اگر آگے آتے ہیں, جیسے کہ ہم نے وسیم کی بات کی جو باکسر ہے, یا آصف ہزارہ کی بات کی ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ان کو ابھی سے چن لیا جانا چاہیے, ان کو ابھی سے اپریسیشن ان کی جو ہے وہ ہو کے اس سے آگے کی سطح پہ جانا چاہیے. ان کے لیے اسپانسرشپ ہونی چاہیے, ان کو کیمپوں میں بلا کے اور زیادہ بہتر ٹریننگ کروائی جانی چاہیے. ان کے لیے بہت زیادہ کچھ ہونا چاہیے. ایک اور یہ چیز ہو سکتی ہے, جس طرح سے ہم نے دیکھے کہ کوئی نہ کوئی جب اپنا مطلب ٹائٹل اپنے نام کر لیتا ہے, کوئی بھی پلیئر یا ایمرجنگ ٹیلنٹ سٹار, سو وہ پھر خود سے کوئی نہ کوئی اکیڈمی سٹارٹ کر دیتے ہیں, کوئی کوچنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, کوئی ٹریننگ سینٹر بنا لیتے ہیں. تو یہ ان کے اینڈ سے تو بہت اچھا, اور اسپانسرز بھی میرے خیال میں کرکٹ یا نمایاں کھیلوں کو ملتے ہیں. اس طرح کے کھیلوں کو اسپانسرز بھی نہیں ملتے انلیس کہ جو پلیئر ہے وہ اپنا کوئی اچیومنٹ خاطر کو اپنے نام نہ کر لے. سو ان چیزوں پر وہی بات, اسی میسج کے ساتھ اس سیگمنٹ کو اینڈ کریں گے کہ حکومت کو ان کی سرپرستی لازمی طور پر کرنی, ٹریننگ سینٹرز قائم کرنے چاہیے تاکہ یہ جو نوجوان ہے یہ عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں. ابھی ہم ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک دیسی پھل کا یہاں پر ذکر کریں گے جس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز تھی کہ اس کو ہم پھل کہیں یا سبزی کہیں, تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک میں تم نے پوچھا کہ اس کو پھل کہیں یا سبزی کہیں, میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں پھل کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. زمین کے اندر یہ ہوتا ہے اور روٹس ہوتی ہیں. تو ہرمیت سے پوچھتے ہیں نا ہم کس چیز سے, تھوڑے سے کلوز دیتے ہیں. ہرمیت کو پتہ نہیں سنگھاڑے کا پتہ بھی ہے کیا ہے, کہ اس کے علاقے میں ہوتی بھی ہے کہ نہیں. ہرمیت سنگھاڑے کھائے ہیں کبھی؟ جی 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 سنگھاڑے کھائے ہیں. اب اس کو باپ کی بات دوست ہے کہ جی بالکل سر کھائے, لیکن اب یہ ہے کہ میں بھی ادھر ہی کنفیوز ہوں کہ اس کو سبزی ہی کھائے یا پھل ہی کھائے. میں ہمیں عوام سے پوچھتے ہیں, دیکھنے والے سے پوچھتے ہیں, جو سب سے اچھا جواب دے گا اس کو میں انعام دوں گا. اچھا انعام دیں گے, جو کلوز ہوگا. چلے ٹھیک ہے, میں انعام مجھے انعام چاہیے, میں جواب دیتی ہوں یہ پھل ہے بھائی, پھل میرا انعام پکا ہو گیا. بٹ ہمارے پاس اس پر ایک خصوصی رپورٹ ہے کاموں کی. سے پہلے چل کر وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اس کی افادیت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. پہلے چل کے رپورٹ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کنے گھنٹے ایسے ٹھنڈے پانی چ سنگھاڑے توڑنے دی محنت بڑی زیادہ, مزدوری تھوڑی ہے. سنگھاڑے دی فصل جڑی نا 6 مہینے تیار ہوندی ہے جی. یہ واسطے بڑا محنت کرنی پیندی ہے, روز تازہ پانی پانا پیندا ہے. جدوں پک جاندی لیبر نہیں لبدی توڑن واسطے, بڑی مشکلات ہوندیاں نے. تے ایک ایکڑ دا خرچہ 50,000 تو تے آ جاندا. اچھے سنگھاڑے پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں جبکہ ناقص پھل پانی کے اوپر ہی تیرتا رہتا ہے. سنگھاڑے چننے والے مرد اور خواتین کو کئی گھنٹے ٹھنڈے یخ پانی میں رہنا پڑتا ہے. ماہرین کے مطابق سنگھاڑے آئرن, پروٹین, وٹامن بی اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتے ہیں. بطور خوراک استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے دیسی ادویات اور مختلف نسخہ جات بھی بنائے جاتے ہیں. سنگھاڑے کے خشک پاؤڈر کی کھیر بھی بنائی جاتی ہے جو ذائقے اور افادیت میں بے مثال ہے. سنگھاڑے جہاں پر کھانے میں لذیذ ہیں وہاں قوت کا بے پناہ خزانہ بھی ہے, اور سستے داموں ہر خاص عوام کے لیے میسر بھی ہیں. محمد جبران صاحب کے پبلک نیوز کم ہوگی. اچھا بھائی, میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں ہمیشہ اعتراض کرتا ہوں جب میں لینے جاتا ہوں نا سنگھاڑے, مجھے پسند بہت زیادہ ہے اور میرے بیٹے کو مجھ سے بھی زیادہ پسند ہے. تو ہم یہ ہمیشہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. آج کل جیسے وہ کہتے ہیں جی 200 روپے پاؤ یا مطلب 800 روپے کلو, تو ہم کہتے ہیں یار اتنا مہنگا. یہ پانی کا جو میں نے دیکھا ہے نا, اتنے ٹھنڈے پانی میں ان دنوں اس میں جا کے اس کو توڑ کے لانا ہمت ہے ان لوگوں کی. تو میرے خیال میں اس کی جتنی بھی قیمت ادا کی جائے, لیکن آگے
फिर ये कीमत मजदूरों तक भी पहुंचनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है हरमीत, आपने भी देखा इतना ज्यादा ठंड में जाके इसको तोड़ना, मजदूरी उनकी मामूली सी है और फिर हम रोते हैं कि जी महंगा बहुत ज्यादा है। अच्छा, वैसे रऊफ साहब, मेरा पहला एक्सपीरियंस, ये बात भी आपकी दुरुस्त है, इस पे भी आना चाहूंगा, लेकिन पहला एक्सपीरियंस मेरा ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में सिंघाड़ा जो है इसकी काश ना होने के बराबर बिल्कुल नहीं है। और मेरा पहला एक्सपीरियंस ननकाना साहब जब मैं गया तो वहां पे मैंने खाया, मुझे बड़ा मजा आया। मजे के, लेकिन मैं ये सोचता था कि कोई कोयला है, पता नहीं क्या है, ब्लैक इसमें था, शीट थी, तो भैया खोला तो सफेद सा। लेकिन हाँ, आपकी बात दुरुस्त है कि बड़ा मुश्किल काम है। जब हम रेडी वाले के साथ खड़े होते तो हम कहते नहीं भैया 10 रुपए और कम कर दे, 10 रुपए और कम कर दे। लेकिन देखे तो कितना मेहनत, और आप देखे ठंडा यख पानी, और इस दिनों में वो क्या उसे कहते हैं पंजाबी में त्रेड़, तो वो भी हो जाती है। उसके बाद भी अगर आप फिर ये निकालें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल किसान, हमारे किसान भाई जो है बड़ी मेहनत से चीजें तैयार करके मार्केट में लाते हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए जो रेडी वाला होता है तो हाँ, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और जिस तरह से रऊफ साहब ने भी ये बात की कि अगर हम कीमत ज्यादा अदा कर रहे हैं सो वो कीमत फिर जो सबसे निचले लेवल वहां पर भी पहुंचनी चाहिए। ये नहीं कि जिससे हम खरीद रहे हैं सिर्फ वही इसके मजे लूटे, सो वहां तक भी पहुंचनी चाहिए जहां जिन लोगों की ये एक्चुअल में होती है। बट खैर, हम शो में आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे सानिहा सियालकोट का इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ था कुछ रोज पहले, जहां पर सियालकोट में एक फैक्ट्री में गैर मुल्की जो मैनेजर थे, शहरी थे, उनको प्रियान था, उनको निशाना बनाया गया था। वहां पर जो मुलाजिमीन थे उन्होंने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया, हलाक किया गया। उसके बाद उनकी लाश को नजर आतिश कर दिया गया। अच्छा, इस वाक़े के बाद बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया था। शक की बुनियाद पर 182 के करीब अफराद थे जिनको हिरासत में लिया गया था, और इनके बारे में हमारे वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत साहब ने एक बात की थी कि किसी को भी जमानत नहीं मिलेगी। बट अब हुआ यह है कि 62 मुल्जिमान अदम सबूत की बुनियाद पर रिहा कर दिए गए हैं। इस वक्त माहिर कानून बैरिस्टर वकास अबरेज खान हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर, फरमाइएगा, 182 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया और अब 62 के करीब जो लोग हैं उनको रिहा किया जा रहा है इस बिना पर कि उनके खिलाफ कोई सबूत, ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। आपको नहीं लगता कि किसी भी ऐसे वाक़े के बाद जो इतने ज्यादा लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये चीजें, ये मामलात किसी भी को कमजोर कर देते हैं, किसी भी केस को कमजोर कर देते हैं? बिल्कुल, यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। आई डू एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। स्पेशली मैं एक बात करूंगा कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जब भी किसी शख्स पे कोई एलिगेशन, कोई एक्विजिशन लेवल किया जाता है, that must be proved in the light of cogent और concrete piece of evidence, mean thereby उसके बारे में आप सबूत जो है वो कोर्ट में फराहम करेंगे। और अगर किसी शख्स के अगेंस्ट चाहे कितना बड़ा केस है, चाहे वो कत्ल का है, वो तौहीन मजहब का, अगर उसके खिलाफ एविडेंस ही नहीं है, चूंकि इस केस के अंदर पुलिस ने प्रॉपर और अप्रोप्रिएट लीगल माइंड अप्लाई करके इस मुकदमे की तफ्तीश और इंटेरोगेशन की है, और तमाम सीसीटीवी जो फुटेजेस थी, मोबाइल वीडियोस थी, उसको देखने के बाद, इंस्पेक्ट करने के बाद ये केस को सुपरवाइज किया। जो कि मेरा अपना भी ताल्लुक सियालकोट से है, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से ऑनवर्ड मैं इस केस को खुद भी बड़ा परस्यू कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और पुलिस की बड़ी इसमें जो अथॉरिटेटिव पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रही है। जहां तक ना काफी शवाहिद की बात है या जो एविडेंस ना होने की बात है, तो इस गुनाह पे जितना मर्जी बड़ा मुकदमा हो, हमारे पाकिस्तान का कानून, हमारा लीगल जस्टिस सिस्टम, हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही बात करता है कि अगर आप किसी भी मुकदमे में किसी भी शख्स को हिरासत में लेते हैं, जो कि पुलिस जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ले सकती है शकूक व शुबहात की बुनियाद पे, तो अगर उस शख्स के अगेंस्ट एविडेंस नहीं मिलता तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दें और कोर्ट में उसका रिमांड ना लें। इस केस के अंदर चूंकि डिफरेंट एंगल से इसकी इंटेरोगेशन की गई थी और डिफरेंट एस्पेक्ट से इसकी तफ्तीश की गई थी, और मेरे ख्याल में उस वक्त पुलिस पे भी इतना ज्यादा प्रेशर था, मीडिया का, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का, पीएन से प्राइम मिनिस्टर तक हर शख्स इसको देख रहा था। इसलिए पुलिस ने मैक्सिमम ये कोशिश की थी कि उस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा शक की गुंजाइश भी है, तो उसको भी हिरासत में ले लिया जाए। लेकिन चूंकि कोर्ट में प्रेजेंट करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद और रिमांड स्पेशली उन लोगों का लेने के बाद कि जो लोग इसमें मुलव्वस थे, उनके बाद अगर पुलिस को एविडेंस नहीं मिलता, ना काफी शहादत है, तो उस गुनाह पर पुलिस जो है वो छोड़ सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, और अदालतें भी उन शख्स को केस से जो है वो बरतरफ कर सकती है।
अच्छा वकास, जो बात हो रही है इसी हवाले से हम ये कहेंगे कि ये नाअहली और नालायकी नहीं होती कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर कर ले केस, जबकि आप वाकई एविडेंस जो मौजूद हो उन लोगों को पकड़ें और फिर उसके बाद केस को लेके आएँ। चूँकि जैसे रोमा ने भी शुरू में कहा कि केस कमज़ोर हो जाता है उस तरीके से, और वो असल मुजरमान जो हैं वो तो उनके ऊपर भी केस कमज़ोर हो जाता है। राव साहब, आपने दुरुस्त बात की। अगर पब्लिकली देखा जाए तो वो केस जो है वो कमजोर नजर आता है, अगर लेकिन लीगली बात की जाए तो मेरे ख्याल में वो केस जो है वो मजबूत छन्नी से निकल के ये गुजर के आता है, जिसमें से जो लोग उसमें अक्यूज पर्सन नहीं है, किसी गलत फैमिली की वजह से उसमें धर लिए गए, पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, या तफ्तीश में वो लोग रिक्वायर्ड ही नहीं थे लेकिन पुलिस ने किसी नेग्लिजेंस की वजह से उनको रख लिया, तो वो लोग जो है वो छन्नी के प्रोसेस से वो छन कर गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद जो एक्चुअल अक्यूज्ड होते हैं उनकी हद तक की तफ्तीश और इंटेरोगेशन की जाती है, जिसके बाद कोर्ट जो है वो बेहतर नतीजे पे पहुंच सकती है। दूसरी जो आपने बात की कि ये पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी भी कहीं ना कहीं नजर आती है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की, कि जब, लेकिन उसमें एक एलिमेंट हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह फैसलाबाद का इंसिडेंट था आज से 7-8 दिन पहले, उसमें एक दिन केस जो था वो एक एस्पेक्ट पे था, दूसरे दिन वो केस का एंगल ही बदल गया, वो पता चला कि खवातीन खुद को बेलिबास कर लिया। इसी तरह जो मीनार पाकिस्तान का इंसिडेंट था उसमें भी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये कि हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज पे प्रेशर ही इतना डाल दिया जाता है। हमारी एनजीओ, हकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार, हमारी मीडिया, हमारी प्रिंट मीडिया, वो प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 3 साल का सिनेरियो को देखे, 7 आईजी साहिबान को बदल दिया गया 3 सालों के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे पुलिस पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया गया। ये पहला केस था शायद जिसके अंदर पुलिस को अप्रिशिएट किया गया और पुलिस ने उस एप्रिसिएशन या एडमायरेशन के आड़े हर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसमें किसी किस्म का शक था, और पुलिस ने अपनी बेहतर कारकर्दगी या अपना एक साफ और शफाफ चेहरा दिखाने के लिए शायद उन लोगों को भी हिरासत में ले लिया कि जिन लोगों के पास के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। और जो आपने बात की पब्लिकली, इससे जो केस जो है वो वीक होता हुआ और फीबल होता हुआ नजर आता है। ठीक है जी हरमीत। वकास अब्रेज, अगर हम देखें तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें अक्सर नोटिस लिए जाते हैं। अब ये एक इंटरनेशनल लेवल का भी केस बन रहा है, श्रीलंका का भी दबाव है, लेकिन साथ साथ अगर मशाल की मैं मिसाल दे दूं तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद केस में कई लोग नॉमिनेट भी थे, कई को तो छोड़ा गया, कई लोग थे। लेकिन ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जब इतने सारे लोग गिरफ्तार हो चुके, कुछ तो छोड़ दिए लेकिन जिसके खिलाफ सबूत है इनको पकड़ा गया है, अब आपको क्या लगता है ये केस कितना मजबूत होगा? क्या मंतकी अंजाम तक ये पहुंच पाएगा? क्योंकि उमूमन होता ये है कि जब प्रेशर जैसे जैसे खत्म होता है पुलिस जो है वो एक साइड पे हो जाती है और मामला दीगर जो है चीजें, क्योंकि नई खबर आती है तो नया रुख इख्तियार किया जाता है। हमीद, मैं ये समझता हूं कि ये केस अगर मंतकी तबाह से देखे, जब ये ट्रायल पे जाएगा तो इन मुल्जिमान को सजा होगी। चूंकि 2009 का जो मरीदके का वाकया था, जो तौहीन मजहब के नाम पे एक फैक्ट्री ओनर को कत्ल कर दिया गया था, उसमें भी मुल्जिमान को सजाएं दी गई। 2010 का मुनीब और मगीज का सियालकोट का इंसिडेंट था जिसने हजूम में मुतशद्दिद रवैये से कत्ल किया, लाठियां मारकर, डंडे और छोटे मार के उनको भी सजाएं दी गई। 2016 का राधा किशन का वाकया, मसीही बरादरी को जिंदा जला दिया गया, उसके अंदर भी जो है वो सजाएं दी गई। 2017 का मिसाल खान के जो केस की बात की गई उसके अंदर भी जो अभी अपील है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उसमें भी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की जो पनिशमेंट है वो अपीलेट कोर्ट ने ग्रांट की है। तो 2020 का जो मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड ने मैनेजर को कत्ल कर दिया तो मजहब के आड़ में, उसमें भी जो सजा दी गई। तो मैं ये समझता हूं कि जितने भी केसेस थे जिसमें मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया, किसी शख्स पर इल्जाम लगा के एक जत्थे को, एक गिरोह को मुश्तल किया गया और अपनी मर्जी से अपनी अदालत भी लगाई गई, खुद ही मुद्दई, खुद ही पुलिस अपनी मर्जी का इंसाफ लेने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, कत्ल कर दिया गया ना हक किसी को, तो उसके बाद रियासत हरकत में आई, एक प्रॉपर क्वालिटेटिव पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन हुई, और उसमें सबसे बुनियादी काम जो है वो पाकिस्तान की मीडिया का है, जो आंख भी है, जो कान भी है इस माशरे की, और उसने इस पर नजरें जमाई रखी। और इस केस के अंदर भी जो हरमीत, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर करूरी चश्मा पहन के देखूं तो मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ा मजबूत केस है, क्योंकि मुल्जिमान के चेहरे जो है वो पहचाने जा सकते हैं, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और फिर मीडिया को उन्होंने बात की कि हमने कत्ल किया है, उन्होंने कन्फेस किया पब्लिकली, तो इसके बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड है उनको सजाएं मिलेंगी, और वो लोग जो जिन्होंने अबैटमेंट की, जो इसमें शराकतदार थे, हिस्सेदार थे, द कमीशन ऑफ क्राइम,
they would also held liable and the guilty for this offense, और उनको भी सजाएं दी जाएंगी ताकि एक प्रेसिडेंट, एक नजीर सेट कर दिया जाए। और एक काम जो सबसे जबरदस्त गवर्नमेंट ने किया है, एक इस माशरे का साफ और शफाफ चेहरा भी दिखाया गया मलिक अदनान के तौर पे कि वो लोग जो हमारे माशरे में लोगों की इज्जत, उनकी जिंदगी, उनकी आबरू को बचाने के लिए अपने तन मन धन की बाजी लगा देते हैं, दर हकीकत वो इस कौम के हीरो हैं। बजाय इसके कि आप हजूम का, जत्थे का हिस्सा बने, तशद्दुद करें विदाउट नोइंग द फैक्ट्स एंड द रियलिटी ऑफ द केस, आप बल्कि उसको बचाने में उसका साथ दें और अदालतों के सपुर्द ये काम करें, पुलिस के सपुर्द ये काम करें ताकि तफ्तीश करके किसी शख्स की गिल्ट का। वैसे अब्रेज, आप वहाँ के शहरी हैं सियालकोट के, मैं आपसे जनरल से सवाल करना चाहूंगा। अब्रेज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची? जी 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 रो साहब, मेरे ख्याल में ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक नहीं, आप पूछे, सवाल उठाएं। जी अच्छा अब्रेज साहब, अगर हम देखें, आप सियालकोट के शहरी हैं और एक हटके से जनरल से सवाल करना चाहूंगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री हब है सियालकोट, बहुत से गैर मुल्की जो लोग हैं वहां पे काम करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वहां पे हमने देखा कि कई सारे जो लोग थे उनमें भी खौफ पाया जा रहा है जो बाहर के लोग हैं। अब ऐसे में सियालकोट के शहरियों ने क्या ऐसा इकदाम उठाया? क्या आप लोग उनसे मिले जो बाहर के लोग थे? क्या उनको क्या, या सिक्योरिटी के हवाले से, उनके हवाले से क्या इकदाम मजीद उठाए गए उन लोगों के लिए? देखिए, इससे सबसे पहले तो मैं अपने घर की बात करूंगा, सियालकोट बार की। सियालकोट बार ने जो है ये जो एक अपनी रेजोल्यूशन पास की कि कोई भी वकील, जो इस वक्त सियालकोट की 2200 की तकरीबन मेंबरशिप है, कोई भी वकील जो है वो इसका केस कंटेस्ट नहीं करेगा। जो इस सानहे में बतौर अक्यूज पर्सन नामजद किया गया उसमें कोई भी सियालकोट का वकील वकालतनामा नहीं देगा। सेकेंडली, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ये अनाउंसमेंट की कि हम जो है ये श्रीलंकन मैनेजर जिसकी हलाकत हुई है उसके घर वालों को $1 लाख लेंगे और का जिंदगी जो है उसके घर वालों को उसकी सैलरी दी जाएगी उसी फैक्ट्री से। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सियालकोट बार की तरफ से और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से, सियालकोट के लोगों की तरफ से जहाँ इसकी मजम्मत की गई है और मैं उसके घर वालों की इमदाद करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज और मैं हूं हुमैरा असलम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। सियालकोट का मसला नहीं है, ना ये मसला है, ये एक बीमार ज़हनियत का मसला है। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वकास हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल ठीक ही बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये बात खुद भी कह रहे हैं और हमने भी कही कि इस तरह की जो तमाम चीजें, इतने ज्यादा मुलजमान को इकट्ठे गिरफ्तार कर लेना, वो किसी भी केस को बहुत ज्यादा कमजोर बनाते हैं। बट अगर हम देखें, वकास ने भी एक लॉन्ग हिस्ट्री बताई, हमारी हिस्ट्री है इस तरह के वाकया 2010 में हुआ, 2016 में हुआ, मल्टीपल ऐसे वाकयात हैं। रियासत तब हरकत में आती है जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस वक्त एजुकेट करना चाहिए लोगों को स्कूलों में, कॉलेजों में, क्योंकि ये लोग जो इस तरह के मतलब आते हैं ये मामूली पढ़े लिखे जरूर होते हैं। और फिर मस्जिद और मेंबर से भी ये लेसन मिलना चाहिए लोगों को कि कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें। आप इस बुनियाद के ऊपर लोगों की जिंदगियों से ना खेलें, आप किसी को भी कत्ल न करें। आप अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया आपको आता है, फौरी तौर पे उसके खिलाफ केस रजिस्टर करवाएं, पुलिस में दें, उसको गिरफ्तार करवा दें। बिल्कुल ठीक। शो में हम आगे बढ़ेंगे और हमने आज स्टार्ट में भी जिक्र किया था, OIC का 17वां वज़ीर ख़ारजा का खुसूसी इजलास सऊदी अरब की दावत पर बुलाया जा रहा है, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान 19 दिसंबर को करेगा। इसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा और इंटरनेशनली जो बदलती सियासी सूरत हाल है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद साहब सर इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। ठीक है, वो मेरे ख्याल में आ जाएंगे, हमारे साथ अभी है। हाँ जी, हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर ये फरमाइए, ये OIC का जो स्पेशल इजलास होने जा रहा है, एक तो इतने अरसे बाद हमारे मुल्क में ऐसा इजलास होने जा रहा है, इसकी अहमियत के हवाले से बताइए, खासतौर पे ऐसे में कि OIC काफ़ी अरसे से कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकी जिससे मुसलमानों के मफादात में कोई फ़ायदा हो। ना कश्मीर के मसले के ऊपर कुछ हुआ, ना फ़लस्तीन के मसले के ऊपर कुछ हुआ, ना यूरोपीय ममालिक, ना अमेरिका, उनको प्रेशराइज किया जा सका। तो ऐसे में जब ये अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर ये होगा तो क्या प्रेशराइज कर सकेंगे हम अमेरिका को कि वो $9.5 बिलियन जो फ्रीज किए हुए हैं वो वापस कर दे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हम मगरब को कि वो इनकी मदद के लिए आगे आए? जी, मैं नहीं समझता कि OIC की
अब तो खास अहमियत रह चुकी है और उसके मकासद भी अब जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जब से गल्फ की दूसरी जंग हुई है इराक के खिलाफ जी, जब इराक के खिलाफ दूसरी जंग की गई उसको यूनाइटेड नेशंस का कोई लीगल कवर नहीं था और उसको एक गैर कानूनी जंग कहा जा सकता है और थी वो गैर कानूनी। जी उस वक्त OIC की तरफ से किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई इजलास नहीं बुलाया गया, कोई पूछा नहीं गया। तो यानी बहुत से मुल्क OIC के उस जंग में हिस्सेदार थे। उसके बाद फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं और अब वो हाल ही में यमन की जंग वो जारी है, अब भी जारी है और सऊदी अरब जो कि OIC का चेयरमैन है वो उसमें एक फरीक है। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ एक मुहाजराई की जा रही है। तो ये जब मैं सब वाक़यात देखता हूँ और पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त है मैं उसको भी देखता हूँ तो मुझे कोई नजर नहीं आता। मास हुआ ये कि अच्छा सरदार साहब, एक चीज अगर जो आपने बात की, जी हरमीत सरदार साहब, अगर हम देखें, आप कहते हैं कि OIC का कोई इस तरह कोई मजबूत रिजल्ट माजी में भी नहीं आया। अब अगर हम देखें तो इसमें ये बात भी जो जराए है वो ये भी बताते हैं कि कोई गैर मुस्लिम बड़े ममालिक जो है वो भी, उनके भी वज़ीर ख़ारजा या उनके कोई सेक्रेटरी जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। ऐसे में अगर हम उनको कायल नहीं कर पाते तो आप अगर देखें उज़्बेकिस्तान हो गया या ताजिकिस्तान हो गया, वहां पे 200 और 400 अफगानियों को इजाजत मिली और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तुर्की पहले से इजाजत नहीं दे रहा, ईरान ने पहले 3000 को डिपोर्ट कर दिया है। ऐसे में 40 लाख लोग पहले हमारे मुल्क में बैठे हुए हैं और जब ये ममालिक पाबंदियां लगाएंगे तो पाकिस्तान पर कितना बर्डन लगेगा, क्योंकि 10 लाख लोग जो है वो भूख से निढाल है, भूख से मर रहे हैं। वहां पे अफगानिस्तान की सिचुएशन इस किस्म की है इस वक्त। जी मुझे तो महसूस होता है कि शायद को दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता जी, हो सकता है वो चाहती है कि ये हो और वो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन ना आए और यहाँ बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो और उसका बोझ जो है वो पाकिस्तान पे पड़े और हो सकता है ईरान पे भी पड़े। तो वो तो शायद ये चाहते होंगे। अब हमने ये देखना है कि इस सूरत हाल में OIC के लिए इस वक्त कोई ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हमदर्दी के तहत इस्लामी हमदर्दी के तहत अफगानिस्तान को के लिए कुछ फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं। अमेरिकन और यूरोपियन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको तो सऊदी अरब में शहजादा सलमान बिन मोहम्मद अरबों खरबों रुपए उनको दे देते हैं इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे, तो उनको ये मुसलमान नजर नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई ऐसी इस्लाम के लिए कोई ऐसे गहरे जज्बात नहीं हैं। वो एक रूटीन के तरीके से देखते हैं, मगर बिजनेस एज यूजुअल है मगरिब के साथ। अच्छा ये फरमाइए, जो उधर ही है, ये फरमाइए सरदार साहब, एक दुनिया जो खास तौर पर मिडल ईस्ट की है वो तो बहुत बदल रही है। सऊदी अरब के अंदर जिस तरह से म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, फैशन शोज हो रहे हैं, एक मॉडर्न चेहरा दिखाया जा रहा है, उसी तरह से ऊपर से गुजरने की इजाज़त दे दी। अपना फ़ज़ाई जो वहाँ से गुजर रहे हैं इसराइल के प्लेन्स वगैरह, UAE ने उनके साथ सफारती ताल्लुकात कर लिए बहाल और वो वहाँ पे उनका वज़ीर आज़म पहुँच जाता है। मुस्लिम उम्मा डिवाइडेड बहुत ज़्यादा है। इस डिवीजन में तो और ज़्यादा कमज़ोरी साबित सामने आएगी हमारे। बिल्कुल आएगी जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ। वो और ज़माना था जब ये OIC बनी थी और उस वक्त तारिक भुट्टो के बहुत बड़ा किरदार था और बाद में भी मुख्तलिफ बिल्कुल अदवार में OIC की अहमियत रही है। मैं भी चेयरमैन रहा हूँ OIC की फॉरेन
कॉन्फ्रेंस का। ठीक। जी जी। और उस जमाने में हमने इसको बड़ा मुतहरक किया। आज महात्मा के लिए, उनके इश्यूज के लिए खड़े होते थे और बात करते थे और सुनी जाती थी बात। ठीक। पर अब जब के वो इन जटिल हालात में मगरबी ममालिक और मिडल ईस्ट के जो तेल ऑयल रिच मुल्क हैं, उनके तो इंटरेस्ट ये कुछ और है। उनका तो इंटरेस्ट ये है कि ईरान को किसी न किसी तरीके से कन्फ्रंट किया जाए, और वो सारी उनकी तवज्जो ईरान पे आ गई है। ठीक है। और बाकी वो इजराइल के साथ अच्छे तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अहमद साहब मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अच्छी खबर क्रिकेट के मैदान से ये है कि तीसरा T20 भी पाकिस्तान ने जीतकर वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश कर दिया, और इसके साथ साथ अब जो वनडे सीरीज़ है, कुछ कोविड के केसेस सामने आए थे, जिसके बाद वनडे सीरीज़ जो है वो मुलतवी की जा चुकी है। स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। बड़ी मुबारक जी ताड़ी टीम नो। क्या कहना चाहिए? मुबारक दें या अफसोस करें कि वनडे सीरीज जो ज्यादा वनडे सीरीज कैंसिल हो गई, मतलब सेकंड सीरीज है रोज साहब, जो आईसीसी जो वर्ल्ड कप आना है उसके पॉइंट्स के लिए, ये उसकी क्वालिफाइंग राउंड के लिए समझी जा रही थी। जी बिल्कुल। पहले न्यूजीलैंड की हमारी हमने देखा कि वो पोस्टपोन हुई, दूसरी ये हुई। यही मैं बात कर रहा था कि जैसे नई रजीम आई है, नया बोर्ड आया, क्रिकेटिंग चीजें तो ठीक हो रही हैं समहाउ, बट एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ठीक नहीं है। अगर न्यूजीलैंड 11th आवर पे वापस गया तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, किसी का ऑनर्स बनता था कि वो उनसे बात करता, उनको रोकता, जो कि नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो लैकनेस थी, ये आपको बैठना पड़ेगा। आज आपने देखा कि पहले साल के बाद दुनिया सारी क्रिकेट हो रही है और लोगों ने कोविड के साथ जीना सीख लिया है। ठीक है, सारी दुनिया बायोस्फीयर बबल चला रही है। इंडिया की हमने रिसेंट सीरीज देखी, वर्ल्ड कप देखा हमने, फिर इसी तरह इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है, सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही है। आप किसी भी दुनिया के अंदर आप देख लें, कहीं हमने कोई केसेस नहीं सुने कि सीरीज अब पोस्टपोन हो रही। शुरू में इनिशियली जरूर हुआ था, बट अब एक साल से हम देख रहे हैं कि चीजें 9 केसेस निकल आना एकदम से, ये इसका मतलब ये है कि बायोस्फीयर बबल में कोई प्रॉब्लम थी, वो ठीक तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, प्लेयर बाहर निकलते रहे, कोई मतलब इस हवाले से मैं वही बात करूंगा। अभी तो आपने थर्ड पार्टी रखी हुई है जो बायोस्फीयर बबल को मॉनिटर कर रही है, तो आपका जो पैसे PSL की पहली लेग भी, कराची वाली लेग आपने देखा कि वो पोस्टपोन हो गई थी, तो आपको उससे सीखना चाहिए था। चले वो फिर भी हम कह सकते हैं कि आप पहला इवेंट करवा रहे थे, आप उतने अभी प्रोएक्टिव नहीं थे चीजों के लिहाज से, बट अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए आपको कोविड के साथ, और सारी दुनिया क्रिकेट जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार करवा रही है, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लैग करती है। कहीं ना कहीं आपको चीजों देखनी पड़ेंगी। आप सारी क्रिकेटिंग चीजों के ऊपर बात करें, चेयरमैन रमीज राजा की हम बात करें, तो मेरा हमेशा ये स्टांस था कि क्रिकेटिंग चीजों को तो इंप्रूवमेंट आएगी, बट इस एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लैग कर रहे हैं, ये आप एक्सपोज हो रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो इसमें थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा, हायर मैनेजमेंट को बैठना पड़ेगा, आपको ऐसे बंदे राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो हमेशा बात की जाती है वो देखने पड़ेंगे। पहले आपने देखा कि PSL लेग के अंदर जब ये प्रॉब्लम आया तो आपने डॉक्टर सुहेल को निकाल दिया, हालांकि डॉक्टर सुहेल का काम बायोस्फीयर बबल तो नहीं चलाना था, उनका तो वो प्रोटोकॉल बना के देना था आपको काम, तो बायोस्फीयर बबल को मॉनिटर करवाना तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। अच्छा इरफान, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात के एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसाइल हैं उनके निपटना चाहिए। कल जो एक चीज़ और सामने आई, 2007 उन्होंने रन्स कर लिए, जो बुनियादी तौर पे इस बात का एक हमें इशारा देता है कि आपके टॉप के 2-3 बॉलर्स के बाद आपके पास बॉलिंग की डेप्थ नहीं है। वहाँ पे भी इनको देखना चाहिए। मतलब आप ये देखो कि धानी हो या उसके साथ इन्होंने बॉलिंग, इवन नवाज को कल पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो बॉलिंग की डेप्थ कमज़ोर लग रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा। इस हवाले से क्या आप मतलब कहोगे? बॉलर नए बॉलर आजमाने चाहिए, कैंप ज़्यादा बेहतर करने चाहिए, ट्रेनिंग बेहतर करनी चाहिए, क्या हो? देखिए हम टैलेंट की बात करते हैं, तो आपने जैसे अब देखें कि आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको एक मैच में 189 हुआ था, एक में 201 हुआ था। बिल्कुल। तो आपके जो मेन बॉलर भी जब खेल रहे थे, हसन अली और शहनशाह, तो वो भी डेथ ओवर के अंदर कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करते। वो न्यू बॉल के साथ तो अच्छा बॉलिंग करते हैं, बट एंड में स्कोर जब उनको भी हिटिंग होती है तो वो भी पैनिक करते हैं। हारिस रऊफ का पूरा 1.5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उसको हर मैच में 8+ की एवरेज से रन स्कोर होते हैं। तो आपको ये देखना पड़े कि आपके बॉलर क्यों रन ज्यादा कंसीड कर रहे हैं। ठीक है,
اس میں ہم نے دیکھا کہ ورلڈ کپ کے اندر بھی جب ان کو مار پڑی حسن علی کو تو پورا ورلڈ کپ ہوتی رہی, اور شہنشاہ افریدی کو بھی دیکھا کہ پورا ورلڈ کپ اچھا کیا, جب اٹیک کیا آسٹریلیا نے تو آسٹریلیا کے خلاف آخری میچ ایک کیچ چھوٹ گیا, اس کے بعد 3 چھکے کھا لیے. آپ کو یہ آپ کے بالرز کو ڈیتھ بالنگ خاص طور پہ جو لاسٹ اوورز ہوتے ہیں اس کے اوپر بالنگ کرنا ایک آرٹ ہے, جو کہ ہم نے دیکھا کہ بڑے کم بالرز ہوتے ہیں جو دنیا میں جو اس کے اوپر اچھی طرح ورک آؤٹ کر پاتے ہیں. دھانی کے اندر ایک پازیٹیو چیز دیکھے نئے لڑکوں کے اندر, وہ ایک ایسا لڑکا تھا کہ جو مسلسل انرجی کے ساتھ بال کر رہا تھا, باؤنس بھی اس کے باؤنسر بھی بڑے اچھے تھے, آگے جو یارکر تھے وہ بھی بڑی زبردست لینتھ پہ کر رہا تھا. تو اس طرح کے آپ کو لڑکے دیکھنے چاہیے. حسنین کو بڑے ٹائم سے آپ کیری کر رہے ہو ساتھ, آن اینڈ آف اس کو کنٹینیوس چانس دے رہے ہو, بٹ وہ پرفارم نہیں کر رہا. حارث رؤف بھی پیچز میں بالنگ اچھی کرتا ہے, وکٹ ٹیکر تو ہے بٹ رنز بہت زیادہ کنسیڈ کرتا ہے بہت زیادہ. تو آپ کو اس طرح کے لڑکے آپ ڈالنے پڑیں گے کہ جو انرجی کے ساتھ بال کریں اور پورا زور لگا رنز نہ دے. ٹھیک ہے ہرمیت جی. ہرمیت اچھا عرفان, دھانی کی بات ہو رہی تو دھانی کے بارے میں بتائیے گا کہ اگر اس کو مزید موقع دیے جائیں, کل بھی اچھی بالنگ تو انہوں نے کی ہے, تقریباً 23 رنز دیے اور 1 وکٹ بھی لیے 4 اوور میں, تو ایسے میں ان کو کہ موقع اگر ملتے ہیں تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو شاداب کی ایک پرفارمنس بہت لوٹ آئی ہے, بہت اچھی پرفارمنس وہ دے رہے ہیں, لیکن کل کے میچ میں اگر عثمان قادر اور خوشدل شاہ کو بھی آزما لیتے تو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اتنا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو ذرا یہ لمیٹڈ اور ٹیمڈ اپروچ سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کو روٹیشن پالیسی رکھنی چاہیے. اب رادر دین میرا ماننا یہ تھا کہ آپ 4-5 چینجنگ کے بجائے ایک چینجنگ کرتے. آپ پہلے میچ میں 1-2 لڑکوں کو چانس دیتے, سیکنڈ میچ میں 1-2 کو چانس دیتے, تھرڈ میں 1-2 کو چانس دیتے. اس طرح آپ کی روٹیشن پالیسی کے تحت سارے لڑکے کھیل جانے تھے. ہم کیا کرتے ہیں کہ 99% سیم ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب سیریز جیت جاتے ہیں پھر ایک پلیئر کو کسی طرح بڑی مشکل سے چانس دیا جاتا ہے, جو کہ بڑی نیگیٹو اپروچ ہے. اب دیکھیں ویسٹ انڈیز کے سارے نئے لڑکے تھے, سوائے 2-4 لڑکوں کے علاوہ پوری ٹیم, کچھ پلیئر آئے نہیں, کچھ کووڈ ہو گیا, تو کیا وہ نہیں کھیلے. ہار جیت دیکھیں جب ٹیمیں بلڈ ہوتی ہیں نا, تو ہار جیت کے اس چیز کو سائڈ پہ کر کے پھر آگے بڑھا جاتا ہے. تو اچھی چیز یہ ہے کہ آپ جیت رہے ہیں, تو جیتتے ہوئے بھی اگر آپ اتنے پریشان اتنے گھبرائے ہوئے رہیں گے تو بڑی عجیب چیز ہے. وہ تو بات جو ہے نا کہ آپ یہ دیکھو کہ ایک ٹیم جس کے 9 پلیئر جن کو کووڈ ہو گیا, اور اس کے باوجود 207 رنز کر جاتی ہے, نئے پلیئرز تقریباً سارے کے سارے ہی مطلب ان کے, اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے ہٹنگ کی ہے وہ امیزنگ, مطلب اس کو جتنی بھی تعریف کی جائے ان کی کم ہے ان اینگل سے. ان کی کنڈیشن جو ہے نا ویسٹ انڈیز کی سم ہو پاکستان جیسی پچز ہے. اب وہ پہلے پاسٹ ہوتا تھا جس میں گراسی پچز ہوتی تھی, بڑا باؤنس ہوتا تھا, وہ بھی اس طرح کی وہ سول یوز کرتے ہیں, بڑی ڈسٹی وکٹ ہوتی ہیں جس پہ بال زیادہ باؤنس نہیں کرتا, تو ہمارے سے تھوڑی سملر ہے. تو ان کے لڑکے تو آپ کو پتا ہے کہ صرف پریکٹس ہی باؤنڈریز کی کرتے ہیں, وہ سنگل ڈبل کی کرکٹ کو پسند نہیں کرتے. آگے کا سوچیں نا, اب آگے کیا کرنا ہے ہم نے, چونکہ آگے جو آ رہی ہیں ہماری ٹیمیں یا جو مطلب جو ہم نے جانا ہے, اور اسی طرح سے پھر زیادہ فوکس تو ہمارا اس وقت ورلڈ کپ کے اوپر ہونا چاہیے جو آسٹریلیا میں ہونا ہے. باقی چیزیں تو خیر مطلب وہ ہوتی رہیں گی ساتھ میں. یہ تو جون میں آنا ہے انہوں نے اب ویسٹ انڈیز نے, ہاں یہ جون میں آئیں گے. اس کے ابھی تو آپ کی نیکسٹ اسائنمنٹ پی ایس ایل ہی نظر آ رہی ہے, پھر آسٹریلیا کا ٹور ہے. مجھے تو وہ بھی ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے جس طرح کی سرکمسٹانسز ہے, ہر کنٹری کہے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز ڈسکس کرنے والی ہے رضوان کی پرفارمنس. وہ ہم ہائی لائٹ جو پرفارمنس تھی رضوان کی تھی, اس سال کے ہائیسٹ رنز گیٹر بھی رہے, اور دنیا کے پہلے پلیئر بن گئے جنہوں نے ایک کیلنڈر ایئر کے اندر 2000 سے رن سکور کیے. اسی طرح سے 25 اننگز جو ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر ایوریج کے اوپر سکور کرنے والے پلیئر بھی بن گئے. 52 پوائنٹ سم تھنگ کی ایوریج, اس ٹائم ہائیسٹ ان کی ایوریج ہے T20 کے اندر بھی, اس کیلنڈر ایئر کے اندر, تو وہ سارے ریکارڈ لے گئے ہیں. ایک ایسا پلیئر جو 4 سال پہلے ٹیم میں نہیں آ رہا تھا, 5 سال پہلے, اس نے اتنی محنت کی. دیکھیں یہ نئے ینگسٹر کے لیے ایک بڑی سمبولک چیز بھی ہے کہ آپ ایسے آئیکانک پلیئر کے فالو کرتے ہیں, جب اب اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ سرفراز کے ہوتے ہوئے کوئی. اچھا عرفان, ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں, اب ہو رہے ہیں سپر لیگ پی ایس ایل کے حوالے سے بھی معاملات ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ٹیمیں بھی آنے والی ہیں, تو ایسے میں تماشائیوں کو اگر ذکر کریں تو بہت کم تماشائی دیکھنے کو ملے. کیا وجہ ہے, کہاں غلطیاں ہو رہی کہ تماشائی کو اٹریکٹ نہیں کیا جا رہا ہے اسٹیڈیم کی طرف, اور لانا لازم ہے؟ نہیں, لاسٹ میچ میں تو ٹھیک ٹھاک تھے. لاسٹ میچ میں اسپیکٹیٹرز ہم نے دیکھے کافی آئے ہیں, پہلے 2 میچز میں ایز سچ ہم نے نہیں دیکھا, بٹ 100% کیپیسٹی کا کہا تھا انہوں نے اوبیسلی. لیکن ہم نے کچھ ایڈمنسٹریشن اگین ادھر بھی ایشوز دیکھے, کچھ لوگوں کے پاس کووڈ ٹیسٹ نہیں تھا, کئیوں کی وہ دوسرے مسئلے تھے, کوئی آن کاؤنٹر ٹکٹس اویلیبل نہیں تھی, کچھ کو یہ نہیں پتا تھا, پی سی بی نے کہیں کسی ایڈورٹائز نہیں کیا کہ ٹکٹس کیسے ملیں گی, اور یہی پرابلم نظر آئے. جب لوگوں کو تھوڑی سمجھ آئی تو تھرڈ میچ کے اندر وہ اس میں لے کے آگے.
تو ابھی کرکٹ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ اس سال اگین 2022 میں بہت کرکٹ ہے. آپ کو ویسے ہم رضوان کی بات کر رہا تھا, اب رضوان کے ساتھ آپ کو ینگسٹر ایک لگانا چاہیے. روہیل نذیر آپ نے 2 سال تیار کیا, اب بیچارہ وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا, اور سرفراز کو ویسے بھی اب نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی کینڈل آف آئی نہیں ہے ان کی. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کی کرکٹ بہت زیادہ ہے, اور پی ایس ایل بیس کرے گا آپ کے ورلڈ کپ کے لیے بھی, لڑکوں کے اسکواڈ کے لحاظ سے بھی, اور چیزوں کے لحاظ ڈٹرمن کرے گا کس کس چیزوں کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ عرفات موجود تھے, اجازت مانگ لیں ویورز کے ساتھ ہی ہمارا آج کا آپ چھٹی بنائیں, ہم نے کام کرنا ہے. ہاں شام میں ملیں گے ویورز سے دوبارہ. اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو, رؤوف صاحب آپ سے ملاقات کریں گے آج شام 8 بجے کریں گے نا ان سائڈ ود عبدالرؤوف میں. سو ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ویکینڈ اچھے طریقے سے انجوائے کیجیے گا. اللہ حافظ.